गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है पृथ्वी का पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो जो पृथ्वी की जो संरचना है इसकी जो जानकारी है किसने दिया था? एडवर्ड स्वेज ने। एडवर्ड स्वेज ने हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड एडवर्ड स्वेज ने। एडवर्ड स्वेज ने दिया था। ठीक है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे कहाँ सौरमंडल में। सौरमंडल का जो निर्माण इससे हुआ डबल स्टार थ्योरी से हुआ। डबल स्टार थ्योरी से हुआ। ठीक है। अब पृथ्वी है। पृथ्वी पहले क्या था? पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर देखिए, पृथ्वी एक के अंदर सेंटर है। अब पृथ्वी का एक सेंटर से जो हम यहाँ से एक इसका पार्ट निकाल लिए। निकालने के बाद ये ऐसा हम निकल गया। ठीक है। तो निकलने के बाद यहाँ पे जो कोर है, कोर कितना है? 60% है, 16% है। इसका मेंटल है, मेंटल कितना है? 83% है। क्रस्ट कितना है? 1% है। ये हम लोग निकाल लिए। क्रस्ट नहीं, देखिए कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये 3 प्लेट हम लोगों ने निकाला। और यहाँ यहाँ पे देखिए जो हमारा जो प्लेट है, महासागर है, महाद्वीपी है, ये सब कहाँ है? ये सब हमारे क्रस्ट में है। ठीक है। तो क्रस्ट का जो मोटाई है ना 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर है। क्रस्ट का मोटाई 100 किलोमीटर है। और कितना है? 1% है। और अंदाज है 83% मेंटल है, 16% कोर है। कितना मोटाई होगा? ठीक है। तो 100 किलोमीटर क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट में ही ये हमारा प्लेट है। जितना प्लेट है उसके बाद है तो महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, द्वीप हो गया, जितना हो गया ये सब क्रस्ट में है। ठीक है। और जो हम लोग जो घनत्व मापते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है। और जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। जैसे देखिए क्रस्ट का जो है औसत घनत्व है 2.5 है। 2.5 है। सीमा का मतलब मेंटल का कितना है? 5.5 है। और कोर का कितना है? 11 है। तो देखिए इसमें जो है क्रस्ट में, इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्रस्ट जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में Cl मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता किसमें होता है? क्रस्ट में होता है। मेंटल में जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो होता है इसका होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और निफे में हो गया आपका जो होता है कोर। कोर में क्या होता है? निकेल और लोहा का। तो इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम, इसमें सिलिकॉन मैग्नीज, और इसमें निकेल और फेरम मतलब लोहा। निकेल और लोहा का इसमें दिखता है। तो इसमें क्रस्ट जो है Cl इसमें 12.5 डेंसिटी है। सीमा में कितना? 5.5 है। निफे में कितना? 11 है। और इसका टोटल कितना है? हमारे जो पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्रस्ट को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में एसिड का दिखता है, ऊपरी क्रस्ट में एसिड का दिखता है। और निचला क्रस्ट है उसमें बेस का दिखता है, मतलब क्षार का दिखता है। तो ऊपरी क्रस्ट में अम्ल का दिखता है और निचला क्रस्ट में बेस है। तो इसे हम दो भागों में क्रस्ट बांटे। इसी तरह से मेंटल को भी दो भागों में बांट दिए। मेंटल को हम ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रस्ट है। क्रस्ट में तो हमारा प्लेट हो गया, महासागर हो गया, महाद्वीप, ये सब जितना है ये सब क्रस्ट में हो जाता है। अब क्रस्ट के बाद हम लोग मेंटल में आते हैं। मेंटल कितना है? 83% है। 83% इसमें ये मेंटल है, ये क्षारीय है। ये मेंटल क्या है? क्षारीय है। और इसमें प्लास्टिक प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक पाया जाता है। ये अर्ध तरल है, मैग्मा है। जो हमारा मैग्मा है ना, मेंटल है। यहीं से भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। जो बहुत ज्वालामुखी का जो मैग्मा निकलता है यहीं से निकलता है। यहीं से उत्पन्न होता है भूकंप और ज्वालामुखी। तो यहाँ मेंटल से, मेंटल कितना है? 83% है, क्षारीय है, प्लास्टिक है, और यहाँ पे अर्ध तरल है, मैग्मा है। अब कोर आते हैं। कोर कितना है? 16% है। कोर क्या है? यहाँ तरल अवस्था में। क्या है? तरल अवस्था में। ठीक है। अब देखिए क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांटा। क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में। क्रस्ट और मेंटल को क्या है, जो बीच का जो रेखा है, मतलब क्रस्ट और को जो बांटने वाला जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल को बीच का जो है उसका रेखा क्या कहते हैं? मोहो। और कोर और मेंटल को गुटेनबर्ग। क्रस्ट मेंटल मोहो और मेंटल कोर गुटेनबर्ग। इसका ट्रिक है मग। मौ से हो गया मोहो, ग से गुटेनबर्ग। तो क्रस्ट मेंटल मोहो, और उसके बाद मेंटल और कोर गुटेनबर्ग। क्रस्ट मेंटल मोहो और मेंटल और कोर गुटेनबर्ग। क्रस्ट मेंटल मोहो और मेंटल और कोर गुटेनबर्ग। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्रस्ट है। क्रस्ट का ऊपरी भाग क्या हो गया? ऊपरी क्रस्ट। और निचला हो गया निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में अम्ल का दिखता है, निचला में बेस का दिखता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की जो रेखा है इसको हम लोग कोनाडोडो कहते हैं। कोना
केनराड कहते हैं, केनराड, ठीक है, केनराड कहते हैं। तो इसका जो होता है केनराड कहते हैं, केनराड, केनराड होता है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के जो बीच का जो रेखा है इस जो है बांटती है, तो उसे कहते हैं केनराड कहते हैं। और उसी तरह मेंटल, मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच के वजह से रेप्टी कहते हैं। और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच का क्या होता है, लेमेन कहते हैं, लेमेन। तो इसका जो ट्रिक होता है करले होता है, करले होता है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट का बीच का हो गया करले, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल रेप्टी, और ऊपरी कोर और निचला कोर का हो गया लेमेन। इसी तरह से क्रस्ट और मेंटल के बीच का मोहो, और मेंटल और कोर का हो गया गुटेनबर्ग, ठीक है। कौ से हो गया कनाडे, और र से रेप्टी, र से लेमेन। ऊपरी कोर और निचला कोर का हो गया कनाडे, केनराड हो गया, और उसके बाद हो गया ऊपरी 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 मेंटल और निचला मेंटल में का रेपेटी, और ऊपरी क्रस्ट हो गया, ऊपरी कोर और निचला क्रस्ट हो गया लेमेन। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पृथ्वी, पृथ्वी का जो आकृति है ऐसा है जियोड है, ना कि गोल है। पृथ्वी का जो हमारी आकृति है वो क्या है, जियोड है, क्या है, जियोड है, ठीक है। पृथ्वी का जो उत्पन्न हुआ पहले देखते हैं। पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो क्या था, रेत धधकता हुआ गोला था, तो गर्म था और इसमें आग था। धीरे धीरे कुछ लाखों सालों के बाद क्या हुआ, हमारी पृथ्वी क्या होगी, ठंडी हो गई। ठंडी होने पर पृथ्वी, अब पृथ्वी दो भागों में थी पहले, पेंजिया और पेंथेलासा। पेंथेलासा बाहरी भाग था, अब बीच में पेंजिया था, ठीक है। पृथ्वी दो भागों में था, पेंथेलासा, अब बीच में पेंजिया था। कुछ लाखों साल बाद क्या हुआ कि पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर का जो पेंजिया था अंगारा लैंड, और नीचे का जो पेंजिया था गोंडवाना लैंड। और पेंथेलासा जो था, पेंथेलासा को लारेशिया भी कहते हैं, पेंथेलासा को क्या कहते हैं, लारेशिया भी कहते हैं, पेंथेलासा को क्या कहते हैं, लारेशिया भी कहते हैं। पेंजिया दो भागों में टूटा, एक हो गया ऊपर का हो गया अंगारा लैंड, और नीचे का हो गया गोंडवाना लैंड। नीचे का गोंडवाना, ऊपर का अंगारा लैंड। अब बीच में हमारा टेटिस सागर था, टेटिस सागर है था, ठीक है। कुछ सलामत फिर ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कुछ कुछ भागों में टूट गया। फिर क्या हुआ कि एक प्लेट जो था, भारत जो हमारा प्लेट है, ये प्लेट जो जाके टेटिस सागर से वो अंगारा लैंड में लग गया। अंगारा लैंड में लगने के बाद टेटिस सागर जितना भी कचरा था, गाद था, उससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऐसे हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था, और इसी तरह से भारत में जो हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, हैरियस ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत था किसने दिया था, हैरियस ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, हैरियस ने। और जो पृथ्वी की संरचना का जो जानकारी किसने दिया, एडवर्ड स्वेज ने दिया था, एडवर्ड स्वेज ने दिया था। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का जो जानकारी किसने दिया, एडवर्ड स्वेज ने दिया था। और पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरियस ने दिया था। और पृथ्वी हमारे आकृति का जियोड है। अब देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट है। कितना है, 7 बड़े प्लेट है और 20 छोटे प्लेट है। पृथ्वी पर कितना है, 7 बड़े प्लेट है और 20 छोटे प्लेट है। तो प्लेट जो है, प्लेट का जो किनारा होता है वो सबसे खतरनाक होता है। प्लेट का जो किनारा होता है वो सबसे खतरनाक, क्योंकि प्लेट का जो खिसकता है, जो किनारे पे जो देश है या द्वीप है, उस पर ज्यादातर उसमें भूकंप आते हैं या सुनामी आते हैं, ठीक है। भूकंप या सुनामी, भूकंप के कारण ही सुनामी उत्पन्न होता है, उसे आगे पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब जो होता है कि यहाँ तो कि 7 बड़े प्लेट है पृथ्वी पर, 20 छोटे प्लेट है, और किनारा जो प्लेट का होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही नचका और कोकोस प्लेट है। प्रशांत महासागर में ही नचका और कोकोस प्लेट कहाँ है, कोकोस प्लेट और नचका प्लेट कहाँ है, प्रशांत महासागर में। नचका और कोकोस प्लेट कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ये पूछता है, ठीक है। अभिसारी प्लेट ये होता है, ये बिना अभिसारी प्लेट को विनाशी प्लेट भी कहते हैं। अभिसारी प्लेट क्या होता है कि एक प्लेट दूसरा प्लेट आपस में ही टकराते हैं, आपस में जो टकराते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहते हैं। आपस में ही टकराते हैं उसे अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी मतलब ये आपस में ही टकराते हैं तो उसे विनाशी प्लेट कहते हैं। अगर टकराएगा तो कुछ टूट फूट होगा, ठीक है। तो यही अपसारी जो हुआ, यही अपसारी हुआ था अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड के टकराने से, जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, अभिसारी प्लेट। अपसारी में क्या होता है कि अपसारी में मतलब अप मतलब दूर, आप ऊपर, ऊपर क्या, तो कुछ दूर हो गया, अप मतलब क्या, दूर, तो दूर भागेगा, मतलब एक प्लेट जो है दूसरा प्लेट दोनों अलग अलग जाएगा, तो क्या होगा, अलग बटेगा। मतलब एक प्लेट है
एक प्लेट यहाँ और दूसरा प्लेट एक अलग अलग भागेगा। अभी सारी एक प्लेट पास में आएगा तो उसमें टूट फूट होगा। संरक्षित प्लेट क्या होता है कि एक आगे बढ़ेगा दूसरा पीछे आएगा, क्या एक आगे बढ़ेगा दूसरा पीछे, इससे किसी को कुछ क्षति नहीं पहुंचेगा। ये भी संरचनात्मक प्लेट है। अगर दोनों हटेगा, जैसे अभी हट रहा है अफ्रीका का जो पार्ट है हट रहा है, तो कुछ समय के बाद उसमें पानी आएगा तो वो हट जाएगा, तो उससे कुछ नदी या द्वीप का निर्माण होगा, कुछ ना कुछ पार्ट का निर्माण, इसे संरचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। और यहाँ जो था संरक्षित प्लेट जो था, एक आगे जाएगा एक इससे भी, ये दोनों इससे भी कुछ नहीं होगा। अभी सारे प्लेट में विनाशी होता है, मतलब प्लेट का जो टूट फूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अभी भूकंप देखते हैं। भूकंप भूकंप का अध्ययन क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है। भूकंप का अध्ययन क्या क्या कहते हैं हम लोग? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। भूकंप भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है? फोकस से उत्पन्न होता है। भूकंप जो उत्पन्न होता है कहाँ से होता है? फोकस से उत्पन्न होता है। भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है? फोकस से उत्पन्न होता है। भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है? फोकस होता है। जो हमारी पृथ्वी से टकराती है, जहाँ पे टकराती है, जहाँ पे मेन होता है, जहाँ टकराती है पृथ्वी से जहाँ पे टकराती है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, जहाँ हमारे पृथ्वी से भूकंप की जो तरंगे टकराती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। एपिसेंट्स कहते हैं। एपिसेंट्स कहते हैं। ठीक है। और जो भूकंप होता है इसमें 3 तरंगे होती है। पी तरंगे, एस तरंग, एल तरंग भी होते हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंग, पी एस एल, पी एस एल, ऐसे पी एस एल, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। ये हो गया। पी तरंग जो होता है ये 6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो प्रवाहित होती है, 6 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से चलना आती है ये पी तरंगे। और जो एस तरंग है ये 3 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। ठीक है। और जो होता है तरंग, एल तरंग होता है ये 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से एल तरंग होता है, आती है। तो पी तरंग जो है ये कम क्षति पहुंचाता है, बहुत तेजी से आता है और जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। तो तेजी से आता है तो क्या होता है कि ये क्षति कम पहुंचाता है। सबसे तेज गति करता है और कम क्षति पहुंचाता है और सबसे पहले आता है। सबसे पहले गति तेज है, क्या होगा? पहले आएगा। ठीक है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एस तरंग जो होता है 3 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से, इसे अनुप्रस्थ कहते हैं। ये द्रव में नहीं जाता है, ये द्रव में आपका नहीं जाता है, ये द्रव में नहीं जाता है। ठीक है। जो ऐसे देखिए, पी क्या होता है? पी प्रस्थ नहीं है, अनुप्रस्थ नहीं है। पी अनुप्रस्थ नहीं है, प्रस्थ नहीं है, तो क्या हो गया? पी अनुदैर्ध्य है। पी प्रस्थ नहीं है तो क्या? अनुदैर्ध्य है। तो पी अनुदैर्ध्य हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया, और एस हो गया अनुप्रस्थ हो गया। ठीक है। अब देखते हैं एल तरंग। एल तरंग जो होता है धीरे धीरे आता है और क्षति अधिक हो जाता है। सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में, चाल कम है तो धीमे आएगा, सबसे धीमे धीमे एल तरंग हो गया। अधिक क्षति पहुंचाता है, क्या होता है? अधिक क्षति पहुंचाता है एल तरंग। और ये क्षैतिज 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 दिशा में चलता है, प्रवाहित होता है, क्षैतिज, सीधा क्षैतिज। और जो था एल तरंग का जो खोज किया था एच डी लव ने किया था। किसने किया था? एच डी लव ने। एच डी लव ने एल तरंग का खोज किया था। ये हो गया। देखिए अनुदैर्ध्य हो गया, धीरे धीरे जा रहा है स्पीडली, इसमें थोड़ा होगा, इसमें क्षैतिज क्षैतिज एल तरंग क्षैतिज बात कर रही है। अब देखते हैं भूकंप। भूकंप जो होता है इसे मापते किसमें हम लोग? सिस्मोग्राफी में। भूकंप को मापते हैं हम लोग किसमें? सिस्मोग्राफी में। भूकंप को किसमें नापते हैं? सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ में। ठीक है। भूकंप क्या है? खतरनाक भूकंप। अगर भूकंप जो है इसको मापन किसमें कहते हैं? रिएक्टर स्केल में। भूकंप का मापन किसमें कहते हैं? रिएक्टर स्केल में। और भूकंप को दर्शाते किसमें? सिस्मोग्राफ में। भूकंप को मापन किसमें कहते हैं? रिएक्टर स्केल। भूकंप को नापते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल में। भूकंप को मापते किसमें है? रिएक्टर स्केल में मापते हैं। भूकंप को मापा किसमें जाता है? रिएक्टर स्केल में। अब भूकंप को दर्शाते किसमें? सिस्मोग्राफ में। भूकंप को दर्शाते किसमें? सिस्मोग्राफ में। ठीक है। सर्वाधिक भूकंप जो होता है ये कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। और देश में अगर पूछेगा तो जापान में। सर्वाधिक भूकंप बोलेगा तो कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। और देश बोलेगा तो जापान। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे भूकंप नहीं आता है। ठीक है। तो भूकंप को मापते किसमें? रिएक्टर स्केल में। रिएक्टर स्केल में कितना होता है? 9 होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। जो पहला से दूसरा होता है, पहला से दूसरा, इसको जाने में कितना लगता है? इसमें इसका जो होता है 10 गुना होता है। दो इसका एक ये तो इसका 10 गुना 2 है, फिर 2 का 10 गुना 3 है, 3 का 10 गुना 4 है,
मतलब एक से अगर 2 जाएँगे तो उसमें 10 गुना, 2 से 3 जाएँगे 10 गुना बढ़ रहा है, ठीक है? से 9 तक होता है। और जो 7 होता है ना 7 से ऊपर का जितना होता है ये खतरनाक भूकंप होता है, खतरनाक भूकंप होता है। पहले क्या था, मार्को पैली ने 1 से 12 तक दिया था, भूकंप को मापने के लिए 1 से 12 तक दिया था। अब पहले भूकंप मापन इसे था, पर इसे माना नहीं था, ये नहीं आने के, तो इसको माना नहीं गया था। ये रिएक्टर स्केल को अपनाया गया 1 से 9 तक, ठीक है? रिएक्टर का था, इसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ में इसे दर्शाते हैं, ठीक है? भूकंपीय ज़ोन होता है, भूकंपीय ज़ोन होता है, तो भूकंपीय ज़ोन 1 से 5 तक होता है। भूकंपीय ज़ोन क्या होता है, 1 से लेके 5 तक होता है। 1 में कोई भूकंप नहीं होता है, तो 1 से लेके 5 तक होता है। तो भूकंपीय ज़ोन कितना होता है पूछेगा, तो भूकंपीय ज़ोन 5 होता है। 1 में कोई ज़ोन नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, तो 1 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? समाप्त किया है। अगर सबसे खतरनाक 5 होता है, सबसे खतरनाक क्या था, 5 होता है। और जो सबसे खतरनाक 5 होता है, 1 से लेके 5 तक होता है। 1 में कोई ना होता है और है, 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है। ठीक है? अगर पूछेगा भूकंपीय ज़ोन कितना है, 5 है। कितना है? 5 है। इसको समाप्त कर दिया 1 को। यहाँ हो गया। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है, और देश में पूछेगा तो जापान, और जापान में सुनामी भी सर्वाधिक आता है। भारत के भूकंपीय प्लेट का नाम क्या है, तो भारत के भूकंपीय प्लेट का नाम है मध्य महाद्वीपीय प्लेट, इसे यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट, भारत के भूकंपीय प्लेट का नाम क्या है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट हो गया। और भुज जो है गुजरात में है, यहाँ पे भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था। अधिक तीव्रता से भूकंप आया था, बहुत यहाँ पे क्षति हुआ था। तो भूकंप भुज में भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था। आप देख लेते हैं हम लोग सुनामी। सुनामी, सुनामी जो है जापानी भाषा है। सुनामी क्या है, जापानी भाषा है। ये कहाँ की जापानी भाषा है। इसे तटों पर अधिक क्षति होता है। ये क्या, इसमें क्या होता है, तटों पर अधिक क्षति क्षति हो जाता है। अगर जो होता है भूकंप भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप उत्पन्न का कारण कहते हैं यहाँ पे ये समुद्र से आया, तो यहाँ पे तो समुद्र में इसमें क्या होगा, ये जो जब जो तट से टकराती है, तो ये एक उड़ जाती है तरंगे, और एकाएक उड़ने के कारण शहर में पूरा भर जाती है, ठीक है? तो ये हो गया सुनामी। सुनामी का उत्पन्न कैसे, भूकंप के कारण होता है। भूकंप ये सुनामी जो है ये उठता है, आयाम कहते हैं भूकंप के। समुद्र में जो तरंगे होता है उसे भूकंप के, जो समुद्र सुनामी का जो तरंग होता है वो आयाम कहते हैं। समुद्र में जो सुनामी के तरंग को आयाम कहते हैं, ठीक है? तो भूकंप का समुद्र में जो भूकंप का जो आयाम होता है वो कम होता है। समुद्र में गए तो उतना थोड़े होगा, और तट पे गए तो अधिक होता है। तट पे टकराता है ना, तो टकराने के कारण क्या होता है कि आयाम अधिक हो जाता है, इस कारण से सुनामी से क्षति हो सकता है। समुद्र में उतना आयाम नहीं रहता है, ठीक है? और छलांग जो होता है कि अगर तट पे आके जो समुद्र की जो लहरें टकरा जाती है, जो उठती है, तो इसी कारण तट पे अधिक क्षति हो जाता है सुनामी। और इसका उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है भूकंप, इसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, भूकंप है। और तटों को अधिक क्षति पहुंचाता है, तटों का अधिक क्षति पहुंचाता है। भूकंप कैसे निर्माण होता है, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट में टकराती है, तो इससे भूकंप का निर्माण होता है। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट में आके टकराती है, तो भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप से सुनामी का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो भूकंप जब समुद्र में आता है तो सुनामी का निर्माण हो जाता है। तटों पर अधिक क्षति पहुंचाता है, जापानी भाषा है। उत्पत्ति का मुख्य कारण भूकंप है। समुद्र में आयाम कम होता है, और तटों पर जैसे सुनामी का आयाम अधिक होता है, ठीक है? अब हम लोग ज्वालामुखी देखते हैं। ये हम ज्वालामुखी देखते हैं, तो ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी का मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी का जो मैग्मा होता है जिस क्रिया से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से क्या होता है कि ज्वालामुखी क्या होता है कि जब अगर हमारी पृथ्वी में कुछ जो अगर हिला जो होता है कि अगर कुछ क्रिया आंतरिक क्रिया होता है, उस कारण को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पृथ्वी से अंदर से मैग्मा बाहर निकल जाती है। और मैग्मा ही नहीं निकलता है, मैग्मा के साथ वाष्प भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, और SO2 मतलब गंधक, सल्फर जो होता है गंधक होते हैं, तो SO2 गंधक भी निकलता है, और CO2 निकलता है, और वाष्प सर्वाधिक निकलता है CO2, सर्वाधिक CO2 निकलता है। उसके बाद SO2 निकलता है, गंधक निकलता है, उसके बाद वाष्प निकलता है। ये तीनों निकलता है मैग्मा के साथ। पृथ्वी का जो मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व कहते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कुछ जो संरचना होता है, आंतरिक संरचना होता है पृथ्वी के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या होता है कि मैग्मा मेंटल से बाहर निकल जाता है, तो उससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसी कारण इसको ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं, ठीक है?
अब देखिए मैग्मा है, मेंटल में हम लोग हैं भाई, ये जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जो ये मैग्मा है ये ठंडा होगा। मैग्मा क्या है? मैग्मा का ठंडा रूप ही लावा है। मैग्मा का ठंडा रूप क्या है? लावा है। मैग्मा का ठंडा रूप क्या है? लावा है। ठीक है, अगर ये लावा किसी अगर जल में गिरा तो टफ, अगर जो लावा जल में गिरा तो टफ हो जाएगा, टफ कहेंगे। अगर लावा अगर जल में गिरेगा, अगर वो जो लावा है, अगर जो हमको निकलने वाला तो अगर पानी में गिरा तो टफ हो गया, अगर जमीन पे गिरा तो स्कोरिया हो गया, स्कोरिया हो गया। स्कोरिया क्या हो गया? जमीन पे गिरेगा तो स्कोरिया हो गया। जो ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है, पहले क्या होता है? छिद्र होता है, छिद्र बढ़ेगा तो क्रेटर होगा, और क्रेटर भी बढ़ जाएगा। जैसे ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है उसे छिद्र कहते हैं। अगर छिद्र का आकार बढ़ेगा तो क्या करें? क्रेटर। क्रेटर से भी बढ़ गया तो कैल्डेरा। छिद्र क्रेटर कैल्डेरा, छिद्र क्रेटर कैल्डेरा, छिद्र क्रेटर कैल्डेरा, छिद्र क्रेटर कैल्डेरा। यहाँ तो हो गया। अब देखिए आगे, अब ये जो ज्वालामुखी होता है ये ठंडा रूप होता है। अब इसका क्या होता है? अपर्दन अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। ठीक। अब ज्वालामुखी देखते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक मृत होता है, सुषुप्त होता है, सक्रिय होता है। मृत जो होता है, मृत मतलब मरल है, जो अब जो विस्फोट नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से विस्फोट नहीं हो रहा। मृत का उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो मृत में हम लोग देखते हैं यहाँ पे नारकोंडम हो गया इंडिया का, नारकोंडम हो गया इंडिया का, पोपा हो गया म्यांमार का, कोहे सुल्तान और देवबंद ईरान का हो गया। तो हम लोगों को चार याद रखना है। मरल जो था, इसको मरल कहते हैं, मृत कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मरल, मृत, सुषुप्त, जो बोलना बोलिए। मरल, मृत, सुषुप्त, सुप्त, सुषुप्त नहीं सुप्त, मरल, मृत, सुप्त। ये हो गया, तीनों हो गया, ये हो गया मृत ज्वालामुखी। ये कहाँ? ये नारकोंडम हो गया इंडिया का, पोपा म्यांमार का, कोहे सुल्तान और देवबंद ईरान का। नारकोंडम हो गया इंडिया का, और उसके बाद हो गया पोपा हो गया म्यांमार का, और कोहे सुल्तान और देवबंद का हो गया ईरान का हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, आप सुषुप्त देखते हैं। सुषुप्त जो होता है सुतर मतलब कभी कभी विस्फोट होता है, कभी कभी विस्फोट होता है। इसमें आपका फ्यूजिशाम और फ्यूजिशाम और फ्यूजिशियन होता है, फ्यूजिशाम और फ्यूजिशियन होता है, दो होता है। ये दोनों जापान में, फ्यूजिशाम, फ्यूजिशियन, फ्यूजिशाम और फ्यूजिशियन। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? जापान में। फ्यूजिशियम, फ्यूजिशाम, ये दो जो है ये जापान में। कहाँ का? जापान में है। विसुवियस, विसुवियस कहाँ है? इटली में है। विसुवियस है, ये सुसुप्त है, ये इटली में है। और सिनाका और कोरकोटवा इंडोनेशिया में। सिनाका और कोरकोटवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। सिनाका और कोरकोटवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। सिनाका और कोरकोटवा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है। जागल, सक्रिय, सक्रिय ये कहाँ? सक्रिय में आपका मोनोलोवा हो गया। पहले अगर ये था मृत, अभी विस्फोट हो गया, तो ये कहाँ? हवाई द्वीप यूएसए में है। मोनोलोवा कहाँ? हवाई द्वीप यूएसए में। मोनोलोवा कहाँ क्या है? सक्रिय हो गया अभी। तो मोनोलोवा क्या है? हवाई द्वीप यूएसए में है। बैरन जो है अंडमान निकोबार में है, इंडिया में है। स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली और एटना इटली में। स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर का ऐसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और स्ट्रोम्बोली और एटना का इटली में। स्ट्रोम्बोली है ये सबसे सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है। और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और देखते हैं सुमेरु, सुमेरु इंडोनेशिया में। सुमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया में। स्पर कहाँ है? यूएसए में। सुमेरु इंडोनेशिया, स्पर यूएसए। बेंजामियानी जो है रूस में। बेंजामियानी क्या है? रूस में। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। इरेबस अंटार्कटिका में। इरेबस का अंटार्कटिका में। और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी का इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी जो है ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। तो मृत में हम लोग ने क्या क्या देखा? नारकोंडम इंडिया का, पोपा म्यांमार का, कोहे सुल्तान देवबंद ईरान का। सुसुप्त में देखे हम लोग विसुवियस इटली का, फ्यूजिशियम और फ्यूजिशियन जो हो गया ये दो हो गया था होता है, तो जापान का। सिनाका क्रोकोटोवा इंडोनेशिया का। सक्रिय में देखिए जो बैरन, सक्रिय मतलब हमेशा फुटते रहता है, हमेशा सक्रिय ही रहता है। बैरन हो गया अंडमान निकोबार। स्ट्रोम्बोली एटना हो गया इटली का। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सबसे सक्रिय है। और इस चमेरू हो गया इंडोनेशिया, इस पर यूएसए, बेंजामियानी रूस, किलिमंजारो तंजानिया, और इरेबस हो गया अंटार्कटिका। और कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा है, ये इक्वाडोर में है। यहाँ तक हो गया। अब जो ये लावा होता है ठंडा होने के बाद क्या होता है? अब शादी हो जाता है, अब परत डाल क्या होता है? एक एक बिछा, एक बार आया तो फिर दूसरा आया तो परत परत परत
बिछते जाता है, प्रत्याहार कहते हैं, इसको ट्रैप कहते हैं, सबसे मजबूत हो जाता है। मतलब एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा बिछा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उसे क्या ट्रैप कहते हैं। अब ये टूट-फूट होने के बाद कुछ जो होता है कि इसी में आपका जीवाश्म हो जाता है, ईंधन निकलता है, ये हो जाता है। इन जीवाश्म में क्या होता है कि इससे जो जब ज्वालामुखी निकलता है, जैसे पेड़-पौधे या जानवर जो होता है, इससे अगर दब जाने के कारण वो होता है जीवाश्म उत्पन्न होता है। और वही जो पेड़-पौधे होने के बाद वृक्ष होते हैं, तो उस अगर ज्वालामुखी के अंदर दब जाने के बाद उसे ईंधन बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। तो देखिए, हजारों द्वारों का प्रदेश किसको कहा जाता है? अलास्का को कहा जाता है। हजारों द्वारों का प्रदेश किसको कहा जाता है? अलास्का को कहा जाता है। और ये जो अलास्का है, जहाँ पे ज्वालामुखी क्या दिखता है, जो हजारों द्वारों का प्रदेश किसे कहा जाता है? अलास्का कहा जाता है। और ज्वालामुखी की यहाँ दिखता है, जहाँ पे अधिक होने के कारण यहाँ का धुआं अधिक निकलता है। धुआं अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे इसे हजारों द्वारों का प्रदेश कहा जाता है। किसको? अलास्का को। और जो है ना, ज्वालामुखी में सबसे अधिक तत्व कौन सा? SO2 पाया जाता है। मतलब SO2 मतलब सल्फर गंधक जो है पाया जाता है। तो ज्वालामुखी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? SO2 पाया जाता है, गंधक। ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा, देखिए नदी नहीं है, नदी सऊदी अरब में नदी नहीं है, सऊदी अरब में नदी नहीं है। मरुस्थल कहाँ नहीं है? यूरोप में नहीं है। मरुस्थल यूरोप में नहीं है। मरुस्थल कहाँ नहीं है? यूरोप में नहीं है। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। मैग्मा जो होता है, ये होता है मैग्मा का मेंटल में होता है। मैग्मा का होता है मेंटल में होता है। मैग्मा का होता है मेंटल में होता है। इसे पतालिक कहते हैं। तो मैग्मा के तीन तीन भाग में देखते हैं निकलता है। एक होता है पतालिक अग्नि। ये मैग्मा तीन तीन प्रकार के अग्नि में निकलता है। तो पतालिक अग्नि होता है, एक पतालिक अग्नि होता है। ठीक है। आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं, रविदास चट्टान कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, रविदास चट्टान कहते हैं, अग्नि होता है। अग्नि जो होता है कि यहाँ से मैग्मा जब निकलता है, मैग्मा जब निकलता है ज्वालामुखी के सहारे, तो कुछ नीचे ही रह जाता है। तो वो नीचे ही रहता है, अत्यधिक नीचे रहता है पृथ्वी के सतह से, तो उसे ज़्यादा गहराई में रहता है। पातालिक अग्नि जो होता है ज़्यादा गहराई में रहता है। तो ये दो होते हैं इसका उदाहरण, गैब्रो और ग्रेनाइट। यहीं पे रुक गया है, ये यहीं पे रुक गया है, तो ज़्यादा गहराई है, तो इसे ज़्यादा गहराई है तो पातालिक अग्नि कह दिए। इसे गैब्रो या ग्रेनाइट, गैब्रो या ग्रेनाइट कहते हैं। इसके बाद जो मैग्ना होता है, दूसरे स्तंभ का होता है कि थोड़ा इस तरह से थोड़ा नीचे आता है, इसी को मध्यवर्ती अग्नि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अग्नि कहते हैं। देखिए पातालिक, मध्य, बाह्य, ये बाह्य हो जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सतह से नीचे होता है मध्यवर्ती अग्नि होता है। इसमें आता है सिल्ट आ जाता है, स्लाइट आ जाता है, सिल आ गया, डाइक आ गया, लेकोलिथ आ गया, लेकोलिक, लेथोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिक, लेथोलिक, फेकोलिथ, सिल्ट, डाइक, ये सब का मध्यवर्ती में आता है। अब इसका जब ये बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी, जब बाह्य अग्नि कहते हैं, इसमें आपका बेसाल्ट हो गया, काली मिट्टी हो जाता है, ये लावा हो जाता है। ठंडा बेसाल्ट या बेसाल्ट हो गया, काली काली मिट्टी हो जाता है, ये क्या हो गया? बाहर में। अब ये इसका टूट फूट होने के कारण अगर कहीं जमाव हो गया तो उसे अपसादी कहते हैं। अपसादी होता है परतदार चट्टान होता है, द्वितीय चट्टान कहते हैं। मतलब एक टूट फूट हुआ, कहीं जमा हुआ, फिर इस पे टूट फूट हुआ, तो फिर जमा हुआ, तो इसके बाद परतदार चट्टान बन जाता है। इसे अपसादी चट्टान भी कहते हैं, द्वितीयक चट्टान कहते हैं। मतलब एक बार अग्नि बिछा, फिर उस पर ऐसे ऐसे जब टूट फूट होते हुए क्या होता है? टूट फूट, जो अग्नि होता है इसका घिसावट या टूट फूट के बाद क्या बनता है? अपसादी बनता है। अग्नि चट्टान का जो होता है बेसाल्ट चट्टान होता है, इससे टूट फूट होने में अपसादी चट्टान बनता है। अग्नि चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं, रविदास चट्टान कहते हैं। अपसादी को क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं, द्वितीय चट्टान कहते हैं। मतलब एक टूट फूट हुआ तो एक जमाव होगा, जमाव होता है धीरे जमाव, उसे परतदार चट्टान कहते हैं, द्वितीय चट्टान भी कहते हैं। तो अगर इन दोनों अग्नि चट्टान और अपसादी चट्टान पर अत्यधिक दाब और ताप पे फिर से गुजारा जाए, वो रूपांतरी चट्टान में बदल जाता है, इसे कैंट्री चट्टान भी कहते हैं। अत्यधिक दाब दाब पर फिर ज्वालामुखी, ये दोनों है बन गया है अग्नि चट्टान, इसी पर फिर से लावा जो मैग्मा निकल के जाता है, तो नीचे नीचे होता है जो ताप और दाब फिर से लग जाता है, तो वो किस में बदल जाता है? रूपांतरी चट्टान में बदल जाता है। इसे हम लोग कैंट्री चट्टान भी कहते हैं। अग्नि चट्टान और अपसादी चट्टान का जो रूपांतरी जो होता है ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है? रूपांतरी चट्टान बन जाता है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। मैग्मा जब निकला क्या हुआ? जो पातालिक हुआ, जो थोड़ा ऊपर निकला, पृथ्वी से ज़्यादा गहराई में रहता है सतह से, तो उसे पातालिक अग्नि कहते हैं। ग्रेनाइट और गैब्रो हो गया।
और पृथ्वी की सतह से थोड़ा नीचे रहता है, जो मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय कहते हैं, सिल्ट, डाइक, लेकोलिक, लेथोलिक, फेकोलिक, उसके बाद बाहर निकल गया, उससे बेसाल्ट हो गया, काली मिट्टी हो गया, ऐसे बाह्य आग्नेय भी कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। अब देख लेते हैं आग्नेय और आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टान के कौन कौन से इसके खनिज हैं या कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट आया था, आग्नेय चट्टान में देखिए यहाँ ग्रेनाइट आया था ना, ग्रेनाइट गेब्रो, पैतालिक था, तो पैतालिक ग्रह को पूछ रहे तो आग्नेय में आएगा ना, आग्नेय में आ गया। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लीथ, डाइक, सील, लेकोलिथ, फेकोलिथ, जितने हैं काली मिट्टी, ये जितने हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लीथ, लीफ, डाइक, सील, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लिथोलिथ, ये जितने हैं आग्नेय में आता है। अब क्या होता है कि आग्नेय चट्टान जो होता है इसका टूट फूट हो जाता है, घिसावट होता है, घिसावट के कारण ये फिर क्या होता है अपसादी चट्टान में बदल जाता है। अपसादी चट्टान में बदलने के बाद क्या होता है, ये चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, जैसे कोई पत्थर हुआ तो टूट गया, टूट के बाद बलुआ पत्थर बन गया, चिकनी मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, ईंधन हो गया, ग्रेफाइट। अगर पूछेगा कि पेट्रोलियम और कोयला किस किस चट्टान में पाया था, तो अपसादी चट्टान में पाया जाता है। देखिए कोयला अग्नि चट्टान में मिला, टूट फूट होने के बाद क्या हुआ कि ये कहीं गया, वनस्पति या फिर किसी वनस्पति हो गया या किसी जानवर के टूट फूट में दब जाने के कारण क्या होता है, वो उसमें वो अत्यधिक बहुत सालों के बाद क्या होता है, वो ईंधन के रूप में बदल जाता है। तो बदलने के बाद अपसादी चट्टान हो गया, अपसादी चट्टान में चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, और इसके बाद ईंधन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या हो गया अपसादी चट्टान में। अब आते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान से इन्हीं दोनों पर अगर अतिरिक्त ताप और दाब लग जाता है तो उससे ये रूपांतरित चट्टान बन जाता है। रूपांतरित चट्टान के तो मार्बल हो गया, संगमरमर जो कहते हैं, मार्बल, संगमरमर, हीरा हो गया, स्लेट हो गया, नीस हो गया, और फाइलाइट हो गया, क्लाइजाइट हो गया। ये सब जो होते हैं रूपांतरित चट्टान होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो अब सात चट्टान में आग्नेय में आ गया ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लीथ, डाइक, सिल्ट, लिकोलिथ, फेकोलिथ, लिथोलिथ, जितने हैं इसमें आ गया। और अपसादी में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, क्ले, डोलोमाइट, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये जितना होता है ये सब ईंधन जितना है वो अपसादी में आएगा। तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट हो गया, ये सब आएगा। रूपांतरित चट्टान में मार्बल हो गया, ये संगमरमर जिसे कहते हैं, हीरा हो गया, स्लेट हो गया, नीस हो गया, फ्लाइट हो गया, क्लेजाइट हो गया, रूपांतरित चट्टान सबसे कठोर होता है। तो ये हमारा वीडियो आज का पूरा हुआ, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।